बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 92@8 के साथ मैं हूं शाहिद रन। नाजरीन, इन साउंड बाइट्स को सुनने के बाद बशीर बदर का एक शेर याद आता है, दुश्मनी जम कर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, दुश्मनी जम कर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। बशीर बदर ने यह शेर पाकिस्तान की इसी तरह की सियासी सूरत हाल को हो सकता है सोच कर कहा हो, लेकिन मौजूदा हालात पर बड़ा फिट बैठता है। 8 फरवरी से इंतखाबात से कबल के जो सियासी इत्तेहादी हैं वो 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद सियासी मुखालफीन से इत्तेहाद करते हुए नजर आ रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान गुज़िश्ता रोज काफी सीखपा नजर आए, काफी गुस्से में नजर आए और उन्होंने बराह रास्त इल्जामात लगाए साबिक आर्मी चीफ और साबिक DGI जनरल फैज हमीद पर, और उन पर बहुत से ऐसे सवालात हैं जो मौलाना से, उनकी जमात से पूछे जा सकते हैं उन इल्जामात के हवाले से। लेकिन अब से कुछ देर कबल मौलाना की जानिब से उसकी एक वजाहत भी इंटरव्यू में आ चुकी है, लेकिन कामरान मुर्तज़ा के सामने जरूर ये सवालात रखेंगे। लेकिन जो पॉलिटिकल लैंडस्केप इस वक्त बन रहा है, मौलाना फजलुर रहमान का यह दावा है कि उनके साथ धांधली हुई है, और अगर धांधली को हम देखते हैं तो बलूचिस्तान में उनको खातिर ख्वाह नताइज मिले हैं, खैबर पख्तूनख्वा में उन्हें सेटबैक हुआ है। लेकिन जहां उन्हें सेटबैक हुआ है तो हैरानकुन तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिससे उन्हें शिकस्त हुई है, उन्हीं के साथ उनकी बातचीत आगे बढ़ रही है। फिर इस पर मीर तकी मीर का एक शेर याद आता है कि मीर क्या सादा है बीमार हुए जिसके सबब उसी अतार के लड़के से दवा लेते हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब, कोई कंफ्यूजन है आपकी तरफ? मामला क्या है धांधली को लेकर? क्योंकि एक तरफ आप ये कहते हैं कि आपके साथ खैबर पख्तूनख्वा में धांधली हुई है, दूसरी तरफ असद कैसर से मुलाकातें भी होती हैं, तो फिर कोई कंफ्यूजन था जिसकी आज क्लियरेंस दी है मौलाना साहब ने। कामरान साहब, अब वो पहले शेर तो सही कर लो ना, वो लड़का नहीं है, वो लौंडा है, उसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं। तो चलें ठीक है, मैंने एहतरामन एक लफ्ज को जो है ना तो नरम करने की कोशिश की। नहीं, जब किसी से कोई चीज मंसूब करते हो तो वो जो ना क्या कहते हैं, नकल गुना बदतर, वो क्या यार इसमें इस तरह से कि गुना की जो नकल है वो गुना नहीं होती। तो एनीहाउ उसमें ऐसा बिल्कुल ठीक हो गया। पार्लिमानी जमहूरियत से आप भी वाकिफ हो, हम सारे वाकिफ हैं उससे। पार्लिमानी जमहूरियतों में ऐसा होता है कि आप कल किसी नुक्ते पे जो ना वो किसी के साथ एतवार होते और उसके बाद कोई ऐसी मामलात आ जाते हैं जहां आपका इत्तफाक पैदा हो जाता है किसी एक बात पे, और उस इत्तफाक के नतीजे में जो है ना वो आप फिर मिलजुल के भी चलते हो उस नुक्ते की हद तक। तो इसमें कोई हर्ज वाली बात आप ना देखिए इसमें कि कल जो है ना वो हम इख्तलाफ कर रहे थे, आज इत्तफाक किसी एक चीज़ पे कर रहे हैं, मगर वो इत्तफाक का मतलब ये नहीं है कि वो हमारा हिस्सा बन गए या हम उनका हिस्सा बन गए। इत्तफाक है किसी एक मादूद बात की हद तक। सही कामरान साहब, लेकिन जो भी आपने कहा कि पार्लिमानी जमहूरियत का ये एक होसन आप इसे कह सकते हैं कि इंतखाबात से कबल, या जिसे कहते हैं जब एक दूसरे से खिलाफ होते हैं तो एक दूसरे पर इल्जामात, और फिर जब किसी एक नुक्ते पर इकट्ठा होना पड़े तो वो भी जाते हैं, तो आपका नहीं ख्याल कि जो पॉलिटिकल वर्कर है जिसको आप लोगों ने भी मोबिलाइज किया, PTI ने भी मोबिलाइज किया, आपको उससे एक माजरत कर लेनी चाहिए कि जो भी हमने एक माहौल बनाया वो एक सियासी माहौल था, क्योंकि लोगों में इसी तरह से नफरतें आगे बढ़ती हैं। कामरान साहब, यकीनन इस तरह से नफरतें आगे बढ़ती हैं। मेरा ख्याल है कि सियासी इख्तलाफ को एक हद के अंदर रखना चाहिए, उसे ज़ाती इख्तलाफ के अंदर जो है ना नहीं बदलना चाहिए। और मैं अपनी ज़िंदगी में इसी तरह से कोशिश करता हूँ कि सियासी इख्तलाफ को जो है वो ज़ाती इख्तलाफ की हद तक नहीं लेके जाता, मगर ये हमारा कल्चर है, और कल्चर में जो है ना वो दोनों तरफ से ऐसा होता है कि वो एक दूसरे के नाम रखे जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, और फिर जो है वो इल्ज़ामात के बाद वो फिर बैठ भी जाया जाता है। वो बैठना जो है मजबूरी होती है, तो जब वो हमें अपनी मजबूरियों को पता है तो पहले से जो है ना वो कुछ इस हवाले से कुछ थोड़ा सा सोच समझ के चलना चाहिए। सही। ऑन हमारे साथ हैं कामरान मुर्तज़ा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है। ऑन कामरान मुर्तज़ा साहब ने तो बड़े जिसे कहते हैं खुले दिल के साथ कहा कि जहां पे हमें बहुत मोहतात रहना चाहिए। आपकी लीडरशिप की जानिब से भी हमेशा हमने देखा, मौलाना फजलुर रहमान हो या जो सियासी मुखालफीन हो, उन पर जिसे कहते हैं तीर बरसाए गए। अब आप लोग फिर उन्हीं तमाम सियासी लोगों से अब मिलने लगे हैं। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात हो चुकी है, शेरपाव साहब से मुलाकात, महमूद खान अचकज़ई साहब से मिलने जा रहे हैं, हो सकता है डॉक्टर मालिक और अख्तर मेंगल से भी मुलाकात हो। तो जो गैर सियासी रवैये हैं उनका नुकसान आप नहीं समझते ऑन कि आपको भी हुआ पिछले चंद सालों में?
बिस्मिल्लाह। देखिए जी, 8 फरवरी तक जो मामला चलते रहेंगे वो अपनी जगह पे। 8 फरवरी के बाद जिस तरीके से एक धांधली का, जो 8 फरवरी इलेक्शन की जो धांधली हुई थी, उसके बाद जिन जिन जमातों ने अपना स्टांस हमारे बयानी के साथ अटैच किया, जिसमें मौलाना साहब सबसे पहले आए। अगर आपको याद हुआ, इसे 3 दिन पहले उनकी जो कोर कमेटी, उसका इजलास हुआ, जिसका मौलाना साहब ने एलामिया खुद पढ़ के बताया था। तो सबसे पहले उन्होंने अपना स्टांस जो लिया वो हमारे एलामिया से बहुत मिलता था कि पाकिस्तान की तारीख में इससे ज्यादा बदतरीन धांधली वाले इंतखाबात नहीं देखे गए, और इलेक्शन कमीशन का जो रोल रहा है वो बहुत शदीद मुतनाज़ा रहा है। तो ये पहला स्टेप था। फिर उसके बाद मौलाना साहब का जो कल का इंटरव्यू था, वो जो उन्होंने, जो हमारा सबसे बड़ा बयानिया था कि अप्रैल 2022 में जो हमारी हुकूमत गिराई गई थी, वो पॉलिटिकल मूव के नतीजे में नहीं गिराई गई थी, के साथ जो उन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू दिया वो भी हमसे अटैच करता था। सो ये दो चीजें ऑटोमेटिकली हमें इस वक्त मौलाना साहब की जमात से नजदीक लेंगे, नंबर 1। नंबर 2, अब याद रखिए पीटीआई के साथ जो कुछ हो रहा है ये किसी जमात के साथ ऐसा नहीं हुआ। हमारे लीडर इमरान खान के साथ जो पिछले 1.5 साल में हुआ है, आप हमसे ये एक्सपेक्ट कर सकते थे कि इस वक्त सारी जमातें, उस वक्त जो हमें, मतलब फॉर एग्जांपल खान के खिलाफ केसेस जो आए थे, तो उस वक्त सारी जमातें एक स्टांस लेके ठीक हो रहा है। आज इस वक्त पीर पगाड़ा साहब हो गए, मौलाना साहब हो गए, इवन महमूद खान अचक ज़ईब साहब हो गए, लश्करी रईसानी साहब हो गए, हाफिज नईम और इबन के जमात इस्लामी का जो स्टांस आया, वो सारे ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ है वो गलत था, नंबर 1। और नंबर 2, धांधली की गई है। सो अल्टीमेटली, लेकिन ऑन ये भी तो मौलाना साहब का ही मौक़िफ़ है कि उनके साथ धांधली आपके लिए की गई है क्या खैबर पख्तूनख्वा में? दैट मेक सेंस। अगर यही तो कहते हैं, हमारे पास फॉर्म 45 मौजूद है, मौलाना साहब के पास यकीन है उनके प्रूफ मौजूद होंगे, तो सारी जमातें आगे ले जाते हैं, आगे इलेक्शन कमीशन के पास चलते हैं और सारी आवाम को दिखा लेते हैं। अगर कहीं हमसे कोई ज्यादती हुई है तो हम कोताही, वो माफी मांग लेंगे, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग कोताही कहीं ना कहीं किसी से हुई है। हम जो समझते हैं मूल इल्जाम इलेक्शन कमीशन का है और पूरे पाकिस्तान में धांधली हुई है, कहीं मतलब किसी के साथ हो सकती, कहीं किसी के साथ, बट लेट्स गो अहेड। अगर आप उसके ऊपर मट्टी पाव वाला कॉन्सेप्ट करें तो अवाम को पता कैसे चलेगा कि तहरीक इंसाफ ने आपने बहुत लॉजिकल बात की है। आपने कहा कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में और इलेक्शन कमीशन में जाके फॉर्म 45 के जरिए इसको साबित किया जाए। राना एहसान अफजल हमारे साथ हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। राना साहब, सबसे पहले मौलाना साहब ने कल ये कहा कि आप लोग अदम एतमाद, आप और पीपल्स पार्टी, कादिर साहब से भी पूछूंगा, बयानिया आपका था वोट को इज्जत दो, राना साहब कैसे डिफेंड करेंगे इसको? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, अदम एतमाद तो एक पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में असेंबली के थ्रू जो आइनी तौर तरीका होता है कि आप के पास अगर नंबर्स ना हो हुकूमत के पास, तो उस तरीके से ये हुकूमत जो है वो उसको फारिग किया गया पीटीआई की हुकूमत को। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये याद रहना चाहिए कि उस वक्त आज मलिक अहमद साहब ने भी बताया कि मार्च में जो मीटिंग हुई थी उसमें तो ये कोशिश की जा रही थी की तरफ से कि ये इसकी जरूरत ही ना पड़े नो कॉन्फिडेंस की, और खान साहब इस्तीफा दे देंगे, और ये उनके बिहाफ पे ये जो है वो बात कर रहे थे। तो ये इन्होंने जो बात की वो बिल्कुल ऑपोजिट थी। लेकिन इस चीज, ये हकीकत है कि इनके अपने सदर जो थे वो कहते थे कि इनकी नैपीज चेंज की जाती थी, यानी कि इसका बड़ा रोल था इनकी हुकूमत चलाने में। जब वो पीछे हटे, उनका पीछे हटना जो था, जो सपोर्ट वो दे रहे थे वो वापस लेना जो था, वो काफी था कि जो बाकी ऑपोजिशन उस वक्त की थी वो आगे बढ़ी और उन्होंने नो कॉन्फिडेंस किया और ये हुकूमत जो है वो गिरा दी। तो ये तो एक हकीकत है। बाकी देखें, मौलाना साहब तो उसको लीड कर रहे थे। अगर मौलाना साहब कह रहे हैं ये सारी बातें, तो वो तो लीड कर रहे थे, इसके हिस्सा थे। बाकी देखें, उनका जो गुस्सा है मौलाना साहब का, वो उस लेवल पे सीट्स नहीं निकाल सके और शायद वो हार तस्लीम नहीं कर रहे, या उनके जो भी शिकायत हैं कि ये इलेक्शन ठीक तरीके से नहीं हुआ। तो सबसे पहली बात तो ये कि केपीके में तो मौलाना साहब सिर्फ गुस्से में नहीं है, गुस्से में आपके लीडर भी हैं। नहीं, इसकी 2-3 पॉइंट में रखना चाहता हूं, उसका जिक्र आपने भी किया। नंबर 1, देखें वहां कौन जीता, पीटीआई बैक्ड इंडिपेंडेंट्स जीते, यानी कि अगर धांधली की या किसी को जितवाया गया तो वो पीटीआई के उम्मीदवारों को जिताया गया और मौलाना साहब को हराया गया, ये मौलाना साहब कह रहे हैं। और अगर ऐसा है तो उन्हीं के साथ खड़े हुए हैं। इस चीज से कतई नजर के टाइम पे वो क्या कुछ कहते थे। नहीं, देखें, मैं तो उनका कह रहा हूं ना, मुझे लगता हो या उनको लगता हो या किसी के पास फॉर्म 45 हो या कोई टीवी के ऊपर फॉर्म 45 ले आए। नहीं, रिंद साहब जरा सुन लें, या टीवी पे कोई फॉर्म 45 ले आए या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करे या इंटरनेशनल मीडिया को बुलाएं, ये उसका हल नहीं है।
हल उसका है कि ये इलेक्शन कमीशन के अंदर इसको जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं उसमें शवायद लेके जाएं और वहां अपना जो है वो जो केस है वो लड़े। और फिर ऑन भी यही बात राना एहसान अफजल ऑन भी यही बात कर रहे हैं कि बजाय स्ट्रीट्स पर एहतजाज करने के इलेक्शन कमीशन एक फोरम है वहां ले जाया जाए। कादिर मंदोखेल साहब जरा ये बताइएगा कि सिंध में आप लोगों ने लैंडस्लाइड विक्ट्री ली, बलूचिस्तान में बड़े सरप्राइजेस दिए, साउथ पंजाब में कुछ बेहतर, खैबर पख्तूनख्वा में ना होने के बराबर, तो पीपल्स पार्टी मुतमईन है या अब भी आप समझते हैं कि ये आरओ इलेक्शंस थे? देखिए, कराची की अगर मैं बात करूं, वहां एमक्यूएम एक सीट भी नहीं ली जा सकती थी और ख़ास तौर मेरे इलाके में NA 242 में मैं 2 महीने से ये कहता रहा कि मुस्तफ़ा कमाल साहब अदारों का नाम इस्तेमाल कर रहा है, खुदारा इनको रोका जाए। और उसके बाद इसी एरिया में मेरे पार्टी के सेक्रेटरी जनरल ताज हैदर साहब ने लेटर लिखा कि इस हल्के में 259 अफराद को जिंदा जलाया गया, जो कि मुस्तफ़ा कमाल साहब ने 2 महीने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए माना भी कि हमारे लोग थे और उनको हमने बचाना है। और 33 हमारी जाले शहीद किए गए, मगर उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और आखिरी दिन आपने देखा, फुटेज आ गई, सब आ गई कि जहाँ एमक्यूएम के लोग ज़बरदस्ती वोट डाल रहे और कोई एक्शन नहीं हुआ। सवाल ये कि ये सारी चीजें अगर आपके सामने हम रख रहे हैं कि कराची की सीट, लेकिन कादिर मंदोखेल साहब एक सवाल ये उठता है ना, कादिर मंदोखेल साहब एक सवाल ये उठता है कि मौलाना साहब कह रहे हैं उनके खिलाफ धांधली KPK में की गई है और PTI के साथ वो बैठ रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि कराची में आपके खिलाफ धांधली हुई है लेकिन अंदरूने सिंध में GDA के खिलाफ जो है ना आपके खिलाफ कोई धांधली नहीं हुई। ये कैसे मुमकिन है कि एक ही सूबे में, एक शहर में धांधली आपके खिलाफ हो रही है और दूसरे शहर में GDA कह रही है आपके हक में हो रही है? जो हार गया है उसके साथ धांधली हुई है। बस इलेक्शन में भी ये GDA मौजूद था और उसने टोटल कितनी सीटें ली है? 3 सीटें ली है, 3 में से 2 पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर चुके मेयर बरादरान, ठीक है। तो GDA की क्या पोजीशन है? पिछले इलेक्शन में बल्दियाती एक यूनियन काउंसिल का इलेक्शन नहीं जीता, तो वो कैसे दावा कर सकती है कि उनके साथ धांधली? हाँ, यकीनन अपोजिशन का रोल अदा कर रही है, यकीनन बहुत सारों ने उनको भड़काने की कोशिश की है, मगर उनकी अपनी पोजीशन क्या? आपको पिछले बल्दियाती जो 1 साल पहले हुआ था या 2018 के इलेक्शन में, उनका रिजल्ट आपके सामने नहीं है। देखिए, बात यह है कि जहां कोई पोजीशन हो, PTI अगर शोर कर रही है कराची में, तो यकीनन वो काफी हद तक जायज भी है। उसकी वजह यह कि 2018 में जिस तरह भी हो तो उनके पास सीटें तो थी। कामरान मुर्तजा साहब, राना एहसान अफजल साहब ने बीच में एक लुकमा दिया कि जो हार गए हैं वो कह रहे हैं धांधली हुई। आप इत्तेफाक करते हैं राना एहसान अफजल से? राना साहब अगर यही बात 2018 में भी कहते तो अच्छी बात होती। बात यह है कि हमारा हर इलेक्शन जो है वो धांधली ज़दा होता है, हर इलेक्शन। उसमें धांधली जो है वो लोग खुद भी, मतलब जो लोकल सतह पे भी होती है, यानी कैंडिडेट खुद भी करता है, ये पार्ट ऑफ आवर कल्चर है। मगर असल धांधली जो है वो निज़ाम जब धांधली करता है और सिस्टमेटिक और अदारों के हवाले से जो धांधली के मामलात हैं, जब तक वो धांधली ख़त्म नहीं होगी, छोटी मोटी धांधली है, 100 वोट एक ने डाल लिए, 50 दूसरे ने डाल लिए, 50 प्लस माइनस हो गए, उससे जो है ये तो कैंडिडेट की सतह की धांधली है। मगर जो बड़े धांधली है आपके जो ना वो जो बैग्स हैं, बैग्स के अंदर कुछ पड़ा हुआ है, फॉर्म 45 कुछ है, फॉर्म 47 कोई और है, फॉर्म 49 कुछ और है, और इसके साथ साथ नोटिफाई कर दो उसको, तो इस तरह की धांधली। और उसको कहो कि अब आप ट्रिब्यूनल चले जाएं। ट्रिब्यूनल में आपको हमारे अपना डिप्टी स्पीकर साहब का केस जब याद होगा कि वो कब लगा है, जब इलेक्शन फारिग हो, जब वो टर्नओवर फारिग हो गया। एक और केस था, याद है, एक और केस था, वो मैं चला रहा था उसको, वो लगा था एक नहीं 2 टर्नओवर, दूसरे टर्नओवर की जो है ना वो फारिग होने वाला था, तब लगा था, यानी अराउंड 10 साल के बाद। और उस वक्त जो है वो अब क्या कहें। कामरान मुर्तजा साहब, आपने 2 चीजों की बात की है। एक आपने बात की है मुनज़्ज़म धांधली की, और उसे आपने कहा है कि जैसे कहते हैं वो इंस्टीट्यूशनल धांधली, और एक होती है जो कैंडिडेट्स करते हैं। आपने चूंकि मुनज़्ज़म धांधली की बात की, मुनज़्ज़म धांधली को साबित करना अब आप लोगों ने ट्रिब्यूनल्स के सामने जाके, अदालतों में। ऑन अब्बास बप्पी हमारे साथ हैं। ऑन, जरा ये बताइएगा ऑन अब्बास बप्पी साहब
कि आप समझते हैं कि आपकी जमात के खिलाफ कोई मुनज्जम धांधली कहीं पर किसी सूबे में हुई है? मैं समझता नहीं हूँ जी, मेरा इस पे अब जो है ना फेथ बन गया। मतलब आप देखिए, जैसे कामरान मुर्तजा साहब कह रहे, एक दो सीटों के ऊपर धांधली करना, चले जी, लोकल कहीं आरओ करप्ट होगा, कहीं किसी का कोई झुकाव किसी तरफ हो जाएगा, कहीं कोई बहुत डाटा किस्म का उम्मीदवार आ गया, 5-10 हजार वोटों की धांधली करना, ये भी समय लगता है। और हमें पता है कि पाकिस्तान की तारीख में हर इलेक्शन में जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो जिस तरफ हवाएं चल रही हैं उसमें 5-10 हजार वोट डालते हैं, लेकिन 1-1 लाख की वोट डालना और पूरे पूरे जिले उठा, यानी कि अब देखिए कराची में 18 सीटें एमक्यूएम के देना, मैंने ऐसे लोग इतने शायद उनके उम्मीदवार नहीं थे जितने उनको सीटें दे दी, और वो खुद परेशान थे कि इतनी सीटें कैसे आ गई। आप यह हैरानी देखिए कि मतलब पूरा पाकिस्तान देख रहा था ख्वाजा आसिफ की जो हार है, 50,000 से एक शख्स हार जाए और अचानक 50,000 जीत जाए, और चौधरी जैसा शख्स जो है वो लाहौर में नवाज शरीफ साहब से ज्यादा वोट ले जाए, कोई सोच सकता है? मतलब ये वो चीजें हैं जो पूरी, कामरान बंगश को लाहौर में हरा दिया, मतलब आप सोच सकते हैं, पिशावर में हरा दिया, आप तैमूर झगड़ा को पिशावर में हरा दिया, मतलब आप देखिए, मैं हैरान था, वो हमारे आलमगीर खान साहब है कराची से, उनके वोट थे 1,05,546 वोट, और जो मुखालिफ था उसके 7,000 वोट थे। 1 लाख का हिस्सा इधर से उठाया और उधर उसको 1,07,000 कर दिया, उस गरीब को 5,005। आपने चूंकि लास्ट कराची का ऑन अब्बास बपी, आपने लास्ट कराची का जिक्र किया, जरा कादिर मंदुखेल साहब की आवाज कट रही थी पहले, उनको एक चीज ऐड कर दूं, सिर्फ आखिरी चीज है, ऐड कर दूं जी, ऐड कर लें, फिर मैं कादिर साहब की तरफ जाऊंगा। आप ये याद रखिएगा कि आपने जो आज ये ट्रेंड सेट किया ना, पाकिस्तान की तारीख में आपने वो काम कर दिए जो कोई नहीं कर सका। हमेशा मुस्तकबिल में अब क्या होगा कि जिसने इलेक्शन लड़ना है वो कैंपेन नहीं करेगा, वो अवाम के पास नहीं जाएगा, वो 10-20 करोड़ जेब में डालेगा और जाके सिस्टम को। अच्छा, प्रॉब्लम यह कि 10-20 करोड़ का आप सारे लोग जिक्र कर रहे हैं, इलेक्शन बिकने का जिक्र कर रहे हैं, आप सबको इसको अदालतों में साबित करना होगा, चाहे आप हो, चाहे आज पीर पगाड़ा साहब के इल्जामात हो, उस पर भी आगे बात करेंगे। कादिर मंदुखेल, कराची में वो कह रहे हैं एमक्यूएम को जैसे निशस्तें मिली हैं, क्योंकि इस वक्त एमक्यूएम का यहां कोई बंदा मौजूद नहीं है कि उसे डिफेंड करे, लेकिन 2018 में कुछ ऐसे ही इल्जामात आप और एमक्यूएम मिलकर पीटीआई पर लगाते थे। देखिए, मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूं कि एमक्यूएम ने जिस तरह गुंडागर्दी की है, जो माजी के सारे रिकॉर्ड तोड़ गए, और जिस तरह की है, सारे फुटेज आपके सामने आए होंगे सोशल मीडिया पे, जिस तरह इनकी खवातीन जो है ना, मैंने एक इलेक्शन कमीशन को सारी रिपोर्ट कल जमा करा दी है इस्लामाबाद में, और जिस तरह उनकी खवातीन वोट डाल रहे हैं। माजी में एमक्यूएम ये करती थी कि पोलिंग स्टेशनों पे कब्जा करके गन पॉइंट पे और वहाँ टप्पे लगाती थे। अभी इन्होंने जदीद तरीका निकाला है कि पहले से वोट तैयार करके और स्टैंप लगे हुए हैं, और आपने वो तमाशा नहीं देखा सोशल मीडिया में जो हमारे कारकुनों ने उनसे वोट छीने गए, या एक पोलिंग स्टेशन में मेरे हाथ में वोट थे और अंदर खवातीन हमारे मौजूद थे, और जिस तरह ये घुसे और पुलिस और रेंजर्स की मौजूदगी में, ठीक है, ये सारी तो दुनिया ने देख ली सोशल मीडिया में। अच्छा, अब सवाल ये कि 3,800 वोट मुस्तफा कमाल साहब के थे और वो 71,000 उसको गिने गए। अगर ये 25 से 30,000 वोट आज भी मेरे पास है, आज भी मैंने कल इलेक्शन कमीशन को बंडल दिखाया, तो अगर ये डल जाते तो ये तो 1 लाख क्रॉस कर देते, और मेरे 42,000 वोट थे, 42,000 को लगा के 17.5 पे रोक दिए, जबकि मेरे साथ 4 सूबाई हल्के लग रहे। वो तो कादिर मंदुखेल साहब, आप खुद भी वकील हैं, ये सारी चीजें आपने इलेक्शन कमीशन के सामने रखी, तो उन्होंने नताइज होल्ड क्यों नहीं किए? देखिए, ये एक बात ये होता है ना कि यहाँ पे एक और टेक्निकली कामरान मुर्तजा साहब वकील जानते हैं, यहाँ पे ये होता है ना कि जिसको 3rd नंबर पे रखा जाए उसके पास वो राइट खत्म हो जाता है रिकाउंटिंग का। मुझे रखा गया 3rd नंबर पे, उनको पता था कि फैसल वाडा साहब का और शहबाज शरीफ साहब को मैंने इस इलाके से कैसी छुट्टी करा दी है, वो तो दुनिया ने देख लिया। उनको पता था कि ये भी यही करेगा, मुझे 3rd पे रखा, यानी 42,000 वोट कम करके आज भी बैलेट बॉक्स खोले जाए तो मेरे 42,000 से ज्यादा वोट मौजूद है वहां पे। लेकिन सवाल ये है कि ये सारी चीजें जब इलेक्शन कमीशन के सामने मैंने ये कहा कि डिप्टी कमिश्नर ने बाकायदा वोट बैलेट बॉक्स बेचे, मगर आज की खबर ये है किसी ने बताया कि नहीं, इतना वोट नहीं आ सकते, इन्होंने जाली बैलेट पेपर जो है छपा एमक्यूएम ने। तो आप मुझे बता दो, ये सारी दादागिरी, ये सारी बहुत संगीन इल्जामात लगा रहे हैं कादिर मंदुखेल साहब, अगर आप इनको ट्रिब्यूनल और अदालत में साबित नहीं कर सके, फिर उसके ऊपर एक्शन कौन लेगा? देखिए, मैं साबित तो ये करूं, मैं तो जाली वोट, तो आप तो खुद वकील हैं सर, अदालत से कोई रिलीफ लेंगे? दिखा रहा हूं पूरा।
और भाई मेरी बात सुनिए, अदालत मदालत की बातें बार बार क्यों करते हो खामखा हमारा? तो सवाल ये कि ये सारी चीजें किन के सामने रखे? इन्हीं इलेक्शन कमीशन के, जिसके बार बार हम दरखास्तें दे रहे थे, बार बार ये बता रहे थे कि ये दहशतगर्दी का गढ़ है, यहाँ 33 हमारी जाले कत्ल किए गए, यहाँ 269 अफराद को जिंदा जलाए गए, गरीब मजदूरों को। और मुस्तफा कमाल साहब ने कहा ये तो हमारा सिग्नेचर है, ये बता, ये अगवा करना, ये तो हमारा सिग्नेचर है एमक्यूएम को, और ये रा के एजेंट है, अल्ताफ हुसैन दहशतगर्द है, ये सारी चीजें। मंदोखेल साहब, यहाँ 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा, एक छोटी सी ब्रेक हमने लेनी है, ब्रेक के बाद आएंगे, इन्हीं बातचीत को आगे बढ़ाएंगे और आगे जरा वे फॉरवर्ड पे भी बात करेंगे। और पीर साहब पगारा ने आज कुछ निशानदेही की है, कुछ चीजों की सियासी लोगों के सामने रखेंगे उनके तहफ्फुजात को, एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जरा बात करेंगे हुकूमत साजी के लिए जो कुछ हो रहा है। ओन अब्बास बप्पी हमारे साथ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, राना एहसान अफजल नून लीग से, कामरान मुर्तजा JUI से और कादिर मंदोखेल पीपल्स पार्टी से। ओन अब्बास बप्पी साहब, अभी थोड़ी देर पहले बैरिस्टर सैफ ने जब मुलाकात की है पेशावर में जमात इस्लामी की लीडरशिप से और शेरपाव साहब से, वहां उन्होंने ये कहा है कि मरकज और पंजाब में वो अपोजिशन में बैठ रहे हैं। तो मतलब ये फैसला हो चुका है कि आप अपोजिशन में बैठ रहे हैं हुकूमत के लिए या वजारत उज़्मा की दौड़ के लिए आप लोग उम्मीदवार नहीं हैं? ओन अब्बास बप्पी, मैं ये कह रहा था रिंद साहब कि अगर तो देखा जाए धांधली से पहले तो हमारी तकरीबन 170 के करीब नेशनल असेंबली की सीटें थी और तकरीबन इतनी ही सीटें पंजाब असेंबली में थी। धांधली होने के बाद जो नंबर्स इस वक्त सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक तो अब हुकूमत बनाना मुश्किल लग रहा है, जो कोई इलेक्शन कमीशन कर चुका है। अब प्रैक्टिकली देखें तो टीवी पे हमारे नंबर्स 93 आ रहे हैं नेशनल असेंबली में और पंजाब में 132 आ रहे हैं। और जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आजाद और हिमायती उम्मीदवारों को उठा के शामिल किया जा रहा है नून लीग में, उससे तो लग रहा है शायद 200 की यानी कि 2 सेंचुरियां मुकम्मल कर लेंगे पंजाब असेंबली में। सो प्रैक्टिकली लग यही रहा है कि शायद हुकूमत हम ना बना। और नेशनल असेंबली में आपके खदशात क्या हैं ओन अब्बास? खदशात बड़े सिंपल है, हमारी 93 सीट्स हैं इस वक्त। अब यकीनन क्योंकि उनके नंबर पूरे हो चुके हैं, पीपल्स पार्टी और इस वक्त नून लीग आपस में नंबर्स पूरे कर चुकी है। हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि हमें कम से कम वहां पे इनको एक टफ टाइम जरूर देना चाहिए। नंबर गेम हमारे अगेंस्ट जरूर जा रही है, मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारी 80 सीटें हारने के बाद वो नंबर गेम हमारे अगेंस्ट जा रही है, लेकिन हम टफ टाइम जरूर देंगे। इसलिए मुख्तलिफ जमातों के पास जाएंगे, उमर अयूब साहब हमारे वज़ीर आज़म में उम्मीदवार होंगे और अगर वहां पे कुछ इस तरह की चीज हो जाती है तो शायद, लेकिन प्रैक्टिकली ये नजर नहीं आ रहा कि हम हुकूमत शायद वहां पे ना बना सकें। सो हम कल इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में पुरअमन एहतजाज करेंगे, लोगों को बावर कराएंगे। देखें पाकिस्तान में किस तरीके से एक मुनज़्ज़म धांधली करके पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात को किस तरीके से उठा के अपोजिशन में फेंका गया, बट एज पर द नंबर्स वो हमारे अगेंस्ट जा रहे हैं। सही। राना एहसान अफजल साहब कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे ओन अब्बास बप्पी के मौक़िफ़ को? लेकिन उन्होंने ये जरूर तस्लीम किया है कि पंजाब में वो हुकूमत नहीं बना रहे, मरकज में भी नंबर्स उनके अगेंस्ट जा रहे हैं, तो पंजाब और मरकज तो अब क्लियर हो गया है नून लीग के लिए। राना साहब देखें, शायद रिन साहब मैं यहाँ एक बात करना चाहता हूँ। देखें, ये जो धांधली के इल्ज़ामात हैं, पुरअमन एहतजाज करना हर एक का हक है। धांधली के इल्ज़ामात डेफिनेटली जो मर्जी हमारी जुडिशरी की रैंकिंग हो बड़ी बुरी है, लेकिन हल वहीं से निकलेगा, इलेक्शन ट्रिब्यूनल से और अदालतों से, तो वो रास्ता है। लेकिन जो हकीकत है इस मुल्क की वो ये है कि हम एक स्टैंड बाय एग्रीमेंट में हैं जो कि IMF के साथ ख़त्म होने जा रहा है, जिसका अभी रिव्यू ये आने वाली हुकूमत ने आखिरी रिव्यू करा के आखिरी किस्त लेनी है। मुमकिना तौर पे हमें एक और IMF, बल्कि मुमकिना नहीं यकीनी तौर पे हमें एक और IMF प्रोग्राम में जाना है जिसको एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी कहते हैं, जो 3 साल का प्रोग्राम होगा, जिसके अंदर आपको बहुत सारी रिफॉर्म्स करनी होगी, जिसके लिए सख्त इक़दामात करने होंगे, बड़े बड़े फैसले करने होंगे। ये सारा कुछ अगर ये नहीं होगा और वक्त पे बर वक्त नहीं होगा तो इस मुल्क की जो करेंसी है वो जिस तरह डीवैल्यू होने के इम्कानात हैं, जो एक्सटर्नल फंड पे आपकी फाइनेंशियल कैसे करेंगे? मौलाना साहब नाराज हैं, PTI नाराज है, इस तरह कैसे ये सब कुछ कर पाएंगे आप इतने लोगों को नाराज करके? मैं शाहिद रिन साहब यही तो मैं कह रहा हूं कि ये सब कुछ तब होगा अगर हुकूमत अपनी जिम्मेदारी का एहसास करेगी, अपोजिशन अपनी जिम्मेदारी का एहसास करेगी और जो रियासती इदारे अपनी जिम्मेदारी का एहसास करेंगे। अगर इसमें से कोई भी जो फरीक है वो नहीं करेगा ये यानी कि इन चीजों का एहसास, तो मैं समझता हूं ये सारा कुछ जेपरडाइज हो जाएगा। तो मुल्क जिस तरह हम पिछले 75 सालों से सुनते आ रहे हैं, आज भी नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है और नाजुक तरीन सूरत हाल है।
तो मैं समझता हूं कि ये बड़ा लाजिम है ईसीपी के ऊपर, अदालतों के ऊपर, कि वो जो ये मसाइल हैं उनका हल बर वक्त करे। ये बड़ा लाजिम है हमारे ऊपर, पीपल्स पार्टी के ऊपर, मौलाना साहब के ऊपर, पीटीआई के ऊपर, कि वो भी मिल बैठ के कोई रास्ता निकाले ताकि मुल्क आगे बढ़े। क्योंकि अगर मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा, ये हमारी लड़ाई झगड़ा तो चलता रहेगा, चलता रहा है और आगे भी अगर चलता रहेगा, तो ये कुछ जो सूरत हाल, जो मुल्क की सूरत हाल है, वो बद से बदतर होगी। सूरत में चलता रहेगा जब मुल्क में इस्तेहकाम होगा, ये जो एहसास है, सियासी इस्तेहकाम होगा, तभी आप लोग कुछ लड़ाई झगड़ा कर सकेंगे। राना साहब, 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा। कादिर मंदुखेल साहब चूंकि कराची की पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन ताल्लुक इनका भी बेसिकली बलूचिस्तान से है, और इस वक्त पीपल्स पार्टी सिंध में लैंडस्लाइड विक्ट्री पे है, बलूचिस्तान में अक्सरियती पोजीशन में। हुकूमत साजी में पीपल्स पार्टी अपने कार्ड्स क्लियर कर चुकी है सीएसी की मीटिंग के बाद कि शहबाज शरीफ साहब को मरकज में वोट देंगे, लेकिन बज़ाहिर कह रहे हैं कि काबीना का हिस्सा नहीं होंगे। सिंध में पीपल्स पार्टी होगी, और बलूचिस्तान में क्या होगा, कादिर मंदुखेल साहब कोई फैसला किया आप लोगों ने? जी, बलूचिस्तान में तो हमारी वाज़ेह अक्सरियत है, इंशाल्लाह बलूचिस्तान में सीएम हमारा ही होगा। और आपको आदाद शुमार आपके सामने है। बलूचिस्तान में हमारे बगैर कोई और हुकूमत बना नहीं सकते। आज़ाद उम्मीदवार भी हमसे रब्ते में हैं, और हमारी अपने 11 है, और फिर रिजर्व वगैरह ये सारे मिला के हमारे 28-30 तो वैसी फिगर बन जाएगा ना पूरा। तो बलूचिस्तान में तो कंफर्म है, और सिंध में तो हमने तारीख रकम कर दी है। जो इस वक्त 86 MP है, जो तारीख में कभी नहीं है। वज़ीर आला बनता है 76 पे, और रिजर्व मिला के तो ये तकरीबन 125 बन जाता है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इन 2 सूबों में तो हमारी हुकूमत होगी। और वफाक में आपके सामने की सूरत हाल है कि वफाक में हमारी पोजीशन ऐसी है कि अगर पीटीआई को वोट हम दे तो पीटीआई का वज़ीर आज़म बन सकता है, नून लीग को दो तो नून लीग का बन सकेगा। और कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं कि आप लोग, कादिर मंदुखेल साहब, आपने जो जिक्र किया, क्या अब भी ये ऑप्शन है कि आप लोग उमर अयूब को वोट दे सकते हैं? नहीं, मैंने बिल्कुल आपको दूसरी तरफ न ले जाएं। मेरा मतलब है पार्टी फैसला कर चुकी है कि नून लीग के साथ हम देंगे, और हम कोई वजारत नहीं लेंगे। और आपको पता है कि पिछले पीडीएम हुकूमत में भी हम वजारतें नहीं ले रहे थे, और बिलावल साहब ने तो बड़े ही देर से वजारत खारजा कल्फ उठाया, क्योंकि तमाम एहतियातियों ने मजबूर कर दिया। और उस वक्त भी मैं पहला आदमी था जो मीटिंग में मैंने बिलावल साहब के सामने मुखालफत की है। मैंने कहा आपको हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, आप एक पार्टी के सरबराह हो, आप के तौर पर हम लाना चाह रहे हैं। लेकिन उस वक्त यकीनन ये इत्यादी थे, उन्होंने कहा जो हमने मिलके एक, और इस बार भी आप जैसे ही लोगों ने लगता है बिलावल को इख्तिलाफ पे मजबूर किया है। कामरान मुर्तजा साहब, जरा ये बताइएगा कि कादिर मंदुखेल साहब तो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट बन रही है, लेकिन मैं नंबर्स गेम को जरा देख रहा था। मौलाना फजलुर रहमान ऐसे ही, जिसे कहते हैं, इतने गुस्से में नजर नहीं आते। कुछ नंबर गेम ऐसा ही है कि मरकज में भी हुकूमत के लिए मौलाना की जरूरत होगी, शहबाज शरीफ साहब को, और बलूचिस्तान में भी आप एक बड़ा नंबर रखते हैं, और अगर आप हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगे तो बड़ी थिन मेजॉरिटी के साथ बलूचिस्तान की गवर्नमेंट होगी इत्तेहादी। हाँ, उसमें ऐसा है कि बलूचिस्तान में हम और पीपल्स पार्टी इक्वल है ऑलमोस्ट या एक्चुअल इक्वल है। और मेरा ख्याल है कि 2-3 सीटें हमारी और बनती हैं, क्लियर कट बनती हैं, ज़्यादा 2-3 से ज़्यादा बनती हैं, और उस तरह से हम मेजॉरिटी पार्टी बनते हैं। और इसी तरह से आप अगर हम मरकज़ में भी कहें तो मरकज़ में भले इस वक्त आपको सीटें हमारी कम नज़र आती हैं, मगर मौलाना का अपना वज़न इतना है कि वो मौलाना के बगैर शायद मामला चलना जो है बहुत मुश्किल होते हैं। तो देखिए आगे जाके जो है वो क्या करवट लेता है, ऊँट किस करवट बैठता है, इस वक्त तक कुछ नहीं कहा जा सकता। मगर जो है ना, वो मसला निज़ाम को दुरुस्त करने का है। अगर आप निज़ाम को दुरुस्त नहीं करते, ये इंस्टीट्यूशनल रेगिंग जो होती है, आपके सामने नताइज आ जाते हैं, और उसके बाद आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाता है कि आप ट्रिब्यूनल चले जाएं, और 5 साल जो है ना पूरे वकीलों के पीछे मेरे जैसे धक्के खाते रहें। तो ये फिर मसले का कोई हल नहीं है। कामरान साहब, एक छोटा सा 30 सेकंड्स का, चूंकि मैंने ब्रेक भी लेनी और आपने भी उठना है, 30 सेकंड्स में अगर जवाब दीजिएगा, चूंकि बहुत अहम नुकता है। पीर साहब पगारा ने आज जरा निशानदेही की है कि अगर आप सियासी लोगों ने सियासी तौर पर बैठ के बेहतर फैसले ना किए, तो आपको नहीं लगता कि इस धांधली की लड़ाई में कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए? जिस शेर ने आना है वो आ जाए। ये कि हर रोज जो है ना हमें ये इस बात से डराया जाता है कि ये ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। वैसे भी निज़ाम जो है वो आपके हाथ में कितना है आपको भी पता है, हमारे हाथ में कितना है मैं भी जानता हूँ।
तो अगर होना है तो कर लीजिए। थैंक यू कामरान मुर्तजा साहब। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। कामरान मुर्तजा साहब ने कमिटमेंट की वजह से हमसे इजाजत ली है। बाकी 3 मेहमान हमारे साथ हैं। जरा आखिरी सेगमेंट में बात करेंगे कि क्या हो सकता है इस धांधली के सारे माहौल को किस तरीके से नरम किया जा सकता है, क्योंकि इस वक्त मुल्क के जो चैलेंजेस हैं वो इस धांधली के इल्जामात से बड़े। एक ब्रेक के बाद तीनों मेहमानों से इस पर डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। कामरान मुर्तजा साहब से एक कमेंट लिया पीर साहब पगारा के बयान पर। चाहूंगा कि इसी चीज को जो है आगे लेकर चलते हुए आगे जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स लम्हा बलमा तब्दील हो रही हैं उन पर भी बात करेंगे। ऑन अब्बास बप्पी साहब, आपके ख्याल में कामरान मुर्तजा साहब बड़े क्लियर नजर आए, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि इस धांधली की लड़ाई में कहीं कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल डैमेज हो सकता है? मैं नहीं समझता। देखें, इस वक्त पाकिस्तान में धांधली हुई है, आप ट्रिब्यूनल्स में भी जाएंगे, सारा कुछ। अगर हमारी सुनवाई ना हुई तो क्या हमारे पास राइट नहीं है कि इसके ऊपर बात करते रहे? और अगर उस राइट के नतीजे में हम बार बार अगर इशू को रेस करते हैं, तो अगर सिस्टम समझता है कि ये बिला वजह की तनकीद, तो मेरे ख्याल में वैसी ये बहुत ज्यादा होगी। दूसरा ये है, मैंने आपको कहा कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल इस 8 फरवरी के इलेक्शन पे दांव पे लग चुका है कि पाकिस्तान में आपने इलेक्शन और 5-10 हजार की दानी 1-1 लाख की धांधली करनी है तो पूरा पाकिस्तान का जमहूरियत का निजाम उस 1 लाख के धांधली के निजाम पे खड़ा होगा। सो आज हमने राहें अपनी मुतय्यन करनी है कि इसको एक्सपोज करना पड़ेगा, वो हम करते रहेंगे। बट हैविंग सेड दैट, क्या पाकिस्तान में लेकिन ऑन अब्बास बप्पी साहब, एक सवाल आपसे ये भी बनता है ना कि आज आप धांधली के लिए मुलाकातें कर रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान से, महमूद खान अचकजई साहब से। जब कहा जाता था कि पॉलिटिकली इन लोगों के साथ बैठ के डायलॉग करें और मसले का हल निकालें, उस वक्त गलत सियासी फैसलों के नतीजे में आपने नुकसान उठाया, ये तो फिर तस्लीम करें। या फिर रियासत के लिए अगर आपको नेशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टाइप चीज के लिए बैठना पड़े, तो फिर क्या हर्ज है इन्हीं सियासी लोगों के साथ जिनके साथ आज आप धांधली के लिए बैठने को तैयार हैं लेकिन मुल्क के बेहतरी के लिए बैठने को तैयार नहीं होते? ये तो अब सारी कौम जान चुकी है मौलाना साहब की कल की स्टेटमेंट के बाद। जो हम 2 साल पहले इमरान खान साहब कहते थे कि वो पॉलिटिकल मैनूवरिंग नहीं थी, मैनिपुलेशन नहीं थी, जिसके नतीजे में हमारी हुकूमत गिराएगी। 20 लोगों का सिंध हाउस में चला जाना, अचानक हमारे इत्तेहादियों का मूव करके दूसरी साइड पे चला जाना, 180 से अचानक 140-50 पे हमारी हुकूमत का आ जाना, और फिर उसके बाद तमाम रूलिंग्स और फिर सुप्रीम कोर्ट का रात को लगना, और ऑल दोस प्रोसेसेस जो भी काम उस वक्त चल रहा था, वो कोई पॉलिटिकल मैनूवरिंग नहीं हो रही थी। ऑन अब्बास, लेकिन फिर उस पर काउंटर आर्ग्यूमेंट है। चलें आपकी बात पे मैं मौलाना के स्टेटमेंट को तस्लीम कर लेता हूं, तो फिर आपका जो अमरीकी साजिश का बयानिया था वो कहां गया? अब ये फैसला आपने करना है कि वॉशिंगटन की साजिश थी या जनरल बाजवा की। अच्छा, खैर ये तो खैर अब सारी कौम जानती है कि जो इनिशिएट हुआ था वो यकीनन पाकिस्तान से हुआ था, लेकिन हवा देने के लिए वो अमेरिका से आई थी। अब इसमें कौन सी बड़ी बात? अब साइफर का जो केस है वो सबके सामने। अब ये डोनाल्ड लू वाली जो गुफ्तगू है वो सारी कौम ही तकरीबन पढ़ चुकी है कि उसमें उस वक्त। और फिर क्या असद कैसर साहब ने दोबारा उसी अमेरिका से मदद मांगी? जी, पैगाम जो दिया गया था वो किसको दिया गया? खान साहब यही तो फिरते थे। नहीं, इस बार जो पैगाम आप दे रहे हैं वो क्या गलत नहीं है? कौन सा पैगाम? कल असद कैसर साहब और बैरिस्टर सैफ साहब ने कहा कि अमेरिका को पैगाम देते हैं कि धांधली के मामले पे इंटरवीन करें। इंटरवीन ना करें। देखिए, एक स्टेटमेंट आपको स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से आती रहती है, हाँ। और वो पूरी दुनिया में जहां जहां अमेरिका के ताल्लुकात हैं वो एक स्टेटमेंट देता रहता है। इस पे ये बड़ी बात नहीं। अगर आपको याद हो, जो उस पर अमेरिका के अपना इंग्लैंड के पुराने जो प्राइम मिनिस्टर है डेविड कैमरॉन, उनकी स्टेटमेंट आई है, ईयू की स्टेटमेंट आपके सामने आई है। सिर्फ स्टेट डिपार्टमेंट जो कि नॉर्मली स्टेटमेंट इशू करता है वो खामोश रहा है, क्योंकि धांधली का जो नैरेटिव है वो पीटीआई को सूट कर रहा है, जिसकी वो खुद जिम्मेवार है 2 साल पहले गिराने की वजह से। अल्टीमेटली 1 मिनट के लिए आपको यहां रोकूंगा। राना एहसान अफजल साहब, क्या यह फैसला हो चुका है कि मरकज में आप हुकूमत बना रहे हैं? ऐसी भी कुछ इत्तलात आ रही है कि अब आपके भी अराकीन ये कह रहे हैं कि मरकज में हुकूमत ना बनाई जाए। मियां नवाज शरीफ साहब भी बहुत सी चीजों पे सवालिया निशान लगा रहे हैं। तो क्या नून लीग क्लियर नहीं है अभी तक मरकज में हुकूमत बनाने के हवाले से? नहीं, मेरे पास तो ऐसी कोई नॉलेज नहीं है। मेरी नॉलेज के मुताबिक तो मरकज में हम कोalition हुकूमत बनाने जा रहे हैं। कोalition के लीडिंग पार्टनर हैं, और ये तभी मुमकिन है अगर सारे कोalition जो पार्टनर्स जो जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो इकट्ठे रहे। देखिए, बात ये है, हम एक चीज को कंफ्यूज कर रहे हैं। जब उन्होंने सियासत से स्टेप बैक किया तो नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट ने तेजी पकड़ ली और वो मुमकिन हो गया। आज भी अभी ऑन साहब जो बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इसने वो नो कॉन्फिडेंस कराई, और वो इसलिए कराई क्योंकि वो अमेरिका के साथ मुलव्विस थे।
तो ये बेसिकली कह रहे हैं कि उस वक्त जो है वो अमेरिकन साजिश का हिस्सा थी। यही इनका मतलब है ना कहने का, तो खुल के कह दें। उन्होंने वो पीछे हटे तो नो कॉन्फिडेंस ने जोर पकड़ा और इनकी हुकूमत गिर गई, जो कि एक ऑर्गेनिक तरीका था, आईनी तरीका था जिससे इनकी हुकूमत गई। देखिए बात फिर मैं वही दोहराऊंगा, ये हमारी भी उतनी जिम्मेदारी है कि हम इन सब के लिए दरवाजे खोलें, ऑपोजिशन को साथ लेके चलें, रियासती इदारों से बातचीत करके आगे बढ़ें। अगर ये ना हुआ अपनी तो अगर यही हाल है हमारे सियासतदानों का, सियासी जमातों का, यही बयानिया है, तो फिर तो कभी भी मेरे ख्याल से ये हमारा फेलियर है ओवरऑल कि हम सियासी लोग आपस में बातचीत नहीं कर सके। यहां ये भी देख लिया आज हमने पाकिस्तान में कि जिसको यहूदी एजेंट कहते थे, जिसको कहते थे कि ये मुल्क दुश्मन है, और दूसरे जिसको कहते थे कि इसको पैसे दे के फतवा जिसका मर्जी दिलवा दो, वो भी एक साथ खड़े हो गए क्योंकि वो हारे हुए हैं। और वो जो है वो कहते हैं कि जी हमें हमारा हिस्सा नहीं मिला तो हमें ज्यादा होना चाहिए था, वो इकट्ठे हो गए। लेकिन मुल्क के लिए, जहां मुल्क का मफाद है कि मुल्क के मफाद के लिए जो है वो बैठ जाएं आपस में, मुल्क जो संगीन मसाइल तो जिनका मैंने आपको बताया, आप भी अगर मुल्क के मफाद के लिए, राणा साहब सॉरी टू से, जिस दिन विक्ट्री स्पीच मियां साहब कर रहे थे उसी दिन बैरिस्टर गौर को दावत देते ना बात करने की। देखिए मैं समझता हूं अगर तब नहीं दी तो आगे होनी चाहिए। मैं भी अपनी क़यादत दे, सबसे जरूरी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, सबसे जरूरी यह है कि ये सियासी स्टेक होल्डर्स रियलाइज करें कि मुल्क कहां खड़ा है, और अगर हम और करें पीसफुल प्रोटेस्ट, इनका राइट है। पीसफुल प्रोटेस्ट तक तो बिल्कुल हर एक को हक है कि वो करे। अगर उसको लगता है धांधली हुई है, किसी के साथ किसी का मैंडेट नहीं चोरी होना चाहिए। अगर किसी को नहीं वोट पड़े और वो जिता दिया गया तो ये गलत है, लेकिन उसका हल इलेक्शन से राणा साहब एक मिनट हल आपको यहाँ रोकूंगा और कोई हल नहीं है। जो है गुफ्तगू को दोबारा शरीक गुफ्तगू करूंगा। और अब्बास साहब, इस वक्त जो सिचुएशन है, आप तमाम सियासी कुव्वतों के साथ जो धांधली पर बकौल आपके नैरेटिव को सपोर्ट करती हैं उनके साथ बैठ के बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए, पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए तमाम उन लोगों से जो हुकूमत भी फॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, आसिफ अली जरदारी हो, आपको नहीं लगता उनसे भी एक एक मुलाकात होनी चाहिए और बातचीत होनी चाहिए? देखिए साहब, ये तो बात उनको पहले सोचनी चाहिए थी। 8 फरवरी के बाद जो कुछ किया गया है उसके बाद अभी मामला किधर को जाएंगे। एंड वेरी फ्रैंकली इस किस्म के मामला के बाद जो गवर्नमेंट वो ये लेके आएंगे, हमारे नंबर्स की इनको जरूरत नहीं है। आप देख लें कि 80 के करीब उनके हैं, पीपल्स पार्टी के मिला लिए जाए तो ये टोटल वैसे ही 160, 70, 80 बन जाएंगे रिजर्व सीट के साथ, तो हमारे वोट की तो इनको जरूरत ही नहीं। बट हैविंग सेड दैट, क्या ये जमहूरियत के ऊपर अवाम का कॉन्फिडेंस होगा? क्या इस जमहूरियत के ऊपर बिजनेस कॉन्फिडेंस आएगा? क्या इस जमहूरियत पे ओवरसीज पाकिस्तानीज का कॉन्फिडेंस होगा? क्या इस जमहूरियत पे जो नेशनल इंटरनेशनल डोनर्स हैं, चाहे IMF है, चाहे वर्ल्ड बैंक है, उसका कॉन्फिडेंस है कि नहीं हो सकता? हम कुछ भी कर दें, ये लूली लंगड़ी जमहूरियत अब खड़े होने के काबिल नहीं है। सो हम ऐसे ढकोसले दे के इनको बिला वजह की ये क्रचेस नहीं प्रोवाइड करेंगे, बिकॉज इन इटसेल्फ ये वैसे ही मैलाफाइडी एक मामला हो चुके हैं। सो इसको मेरे ख्याल में दे हैव टू रिव्यू इट, और अगर ये इसको आगे स्ट्रेंथन आगे लेके चलते हैं और इसके नतीजे में जो हुकूमत वो 6 महीने 8 महीने से ज्यादा। अब्बास भट्टी साहब, अगर हुकूमत साजी से पहले आसिफ अली जरदारी या शहबाज शरीफ बैरिस्टर गौर, असद कैसर को दावत देते हैं कि आए एक पॉलिटिकल डायलॉग करते हैं, चाय पीते हैं, 3 घंटे डिस्कशन करते हैं, क्या PTI उसके लिए तैयार होगी या अडियाला से इजाजत की मुंतजर होगी? नहीं, इजाजत बिल्कुल हम वहां से लेके करेंगे, लेकिन एक चीज बड़ी सिंपल है, उससे पहले उन लोगों को कबूल करना पड़ेगा कि जो हमारी 70 के करीब जो सीटें हमसे रिग करके छीनी गई है, क्या वो हमारा राइट है या नहीं। अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा फिर राइट बनता है अदालतों से फैसला होगा, पोजीशन में आएंगे। कोई हमें क्यों डायलॉग के लिए बुलाए, हमें नहीं कबूल करना, दे दे, हम बैठ के सबसे बात कर लेंगे। सर दोबारा वही मशरूत सूरत हाल, इंतखाबात की डेट पे भी यही शर्तें जो है ना आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हुई थी। कादिर मंदोखेल साहब, आप जो बात कर रहे थे पहले उसको कंप्लीट कीजिएगा और फिर आगे के वे फॉरवर्ड पे जो ऑन अब्बास भप्पी ने कमेंट किया उस पर भी अपनी राय दीजिएगा। अच्छा, मैं ये गुजारिश कर रहा था पीपल्स पार्टी के रोल का। इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी है तो PTI है, दूसरे नंबर पे नून लीग है और तीसरे पे पीपल्स पार्टी है। नून लीग और PTI तो आपस में मिल नहीं सकते हैं, और पीपल्स पार्टी जिसको वोट करेगी वही इसको हुकूमत बनेगा। ज्यादा हमने ये फैसला करके वोट करेंगे मगर हुकूमत शामिल नहीं होंगे। अगर पीपल्स पार्टी वोट न करती किसी भी पार्टी का, तो आप क्या समझ रही है, असेंबली चल सकती थी, हुकूमत बन सकती थी, नहीं बन सकती थी। लिहाजा हमने उस चीज को भी देखा। दूसरी बात मुझे बड़ी हैरत इस बात पे हो रही, शुरू में कहा हम बैठे हुए थे, आपने मौका नहीं दिया।
यहाँ पे जो मौलाना साहब ने कल तकरीर की है, गुस्से में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा मेरे साथ ज्यादती हुई है। तो भाई अगर आपके साथ ज्यादती हुई है तो आपकी सीटें तो सारी पीटीआई ले गई है, या पीटीआई जीती या पीटीआई को दी गई है। आपका पीटीआई से है, आप अगर तहरीक चलाएंगे तो किसके खिलाफ चलाएंगे? पीपल्स पार्टी ने तो आपकी सीटें नहीं ले गई है, नून लीग आपकी सीटें नहीं ले गई है। बिल्कुल ठीक, लेकिन अब चूंकि कादिर मंदोखेल साहब, कामरान मुर्तजा साहब दूसरी तरफ आप ये करें कि और ये बात सबकी पीडीएम के सरबराह की इच्छा से मौलाना साहब, कादिर मंदोखेल साहब, मौलाना की जो नजरें हैं वो बलूचिस्तान पर हैं जहां पर आप हुकूमत बनाना चाह रहे हैं। जी, वो यकीनन मैं वो उसका कल भी अदा करूंगा। मौलाना साहब चाहते हैं कि बलूचिस्तान हुकूमत, लेकिन मरकज में इनकी टोटल 3 सीटें हैं, तो 3 सीटें और 56 में फर्क है। तो अगर बलूचिस्तान को दी गई है तो आप मुझे बताओ फिर हमारा काम कहाँ जाएगा और किस बात पे गिराएगा? हमारा 54 सीट है, इनके 3 है, हमारा और इनका इस वक्त असेंबली में मेंबर 11 है, आजाद हमारे साथ अलग है। अब मुझे बताओ हक तो हमारा बनता है। बिल्कुल ठीक है कादिर मंदोखेल साहब, वक्त की कमी की वजह से आपका शुक्रिया अदा करूंगा और ऑन अब्बास भप्पी साहब का, राना एहसान अफजल साहब का। नाज़रीन, इस वक्त जो मौलाना फजलुर रहमान का गुज़िश्ता रोज का बयान था, अगर उस बयान को सामने रखते हैं तो सबसे पहला सवाल मौलाना फजलुर रहमान से यह बनता है कि अगर वो अदम एतमाद जनरल बाजवा या जनरल फैज के कहने पर लाई गई थी तो क्या एक जमहूरी इत्तेहाद पीडीएम के सरबराह को यह जेब देता था कि वो एस्टैब्लिशमेंट की लाई हुई इस अदम एतमाद का हिस्सा बनते, और इस अदम एतमाद के नतीजे में जो हुकूमत कायम हुई उसमें मौलाना साहब के साहबजादे, मौलाना साहब के भाई और रिलेटिव्स गवर्नर और वफाकी वुज़रा रहे, क्या ये ओहदे लेने चाहिए थे? उस वक्त मौलाना साहब ने जब केयर टेकर गवर्नमेंट फॉर्म हुई केपीके में पहली मरतबा, जिसे कहते हैं पोलिटिकल बैक्ड जेयूआई फे की केयर टेकर गवर्नमेंट थी जिसे इलेक्शन कमीशन ने बरतरफ किया, क्या वो लेनी चाहिए थी? उस वक्त ये सारी चीजें मौलाना साहब को याद नहीं आई, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान जहां 2 जगह पे वो हमेशा होल्ड करने की कोशिश करते हैं। बलूचिस्तान में उन्होंने खातिर ख्वाह नताइज लिए, 5 के करीब कौमी असम्बली की नशिस्तें और 11 के करीब सूबाई असम्बली की नशिस्तें, और इंतहाई दिलचस्प तौर पर बलूचिस्तान से जो उनकी 11 नशिस्तें हैं उनमें एक आधी कोई मौलवी होगा, बाकी सारे नॉन मौलवी हैं। लेकिन ये सारी चीजें जो मौलाना की टिकटों की तकसीम का मामला है कि उस पर भी मौलाना को देखने की जरूरत है कि खैबर पख्तूनख्वा में उन्हें नुकसान क्यों हुआ। ये सारी वो चीजें हैं जो मौलाना फजलुर रहमान को इन सवालों के जवाब खुद अपने कारकुनों को और अपनी आवाम को देने हैं। अगले प्रोग्राम तक मुझे शाहिद रिंद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।